DPP 1 सभी का सॉल्व हो गया? चलिए फिर आंसर्स लिखता हूँ, चेक करते हैं सब लोग, देखते हैं सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है। सो चेक इट आउट। फर्स्ट का A आएगा, सेकंड का C, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का A, फिफ्थ का लास्ट, सिक्स्थ का सेकंड, सेवेंथ का A, एट्थ का लास्ट, नाइन्थ का C। देख रहे बेटा, खोल दे तो। नाइन्थ का C, इस्लाम दरवाज़ा बंद कर दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए। टेंथ का C, 11th का A, 12th का A, 13 का लास्ट, 14 का A और 15 का C। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट है? 2। गुड, वेरी गुड। अच्छा, 14 का स्कोर, दैट्स आल्सो गुड। 13 का स्कोर, दैट्स आल्सो गुड। 12 का स्कोर, ओके गुड। 11 का स्कोर, बस उसके नीचे नहीं पूछ रहा अब मैं है ना, उसके नीचे अगर स्कोर आ रहा है, हाँ सब डिस्कस करेंगे ना। तो अगर इसके नीचे आ रहा है आपका स्कोर तो यू नीड टू वर्क हार्डर, ठीक है। अब यहाँ 15 आंसर्स है। आप मुझे बताइए वो क्वेश्चंस जिनको आपको डिस्कस करना है, जो आपको गलत आए हैं या फिर आप डाउटफुल है जिसको लेकर। आपका 5th और 12, 11, 12 नहीं है, 11th आ गया, 8th वाला, 6th वाला, 14th वाला, 13th वाला, 10th वाला। ओके बस चलो यार ध्यान दो बेटा। फिर सबसे पहले 5th वाला देखो। The vector projection of a vector 3i cap plus 4k cap on the y axis is। अब देखो बेटा, इधर एक आपको वेक्टर दिया है, से वेक्टर a इक्वल्स टू, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, 3i कैप प्लस 4k कैप। अब देखो यहां पर साफ तौर से नजर आ रहा है उस वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, 3, z एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, 4। अब y एक्सिस की वैल्यू है क्या यहाँ पे, है नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। समझे क्या? आप थोड़ा कंपेरेटिव ऐसा समझिए कि अपन ने लास्ट टाइम, बेटा पेंसिल दो एक में, टाइम पे आया करो यार, ये खोल दो बेटा। अब ये x एक्सिस, सॉरी ये z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। जल्दी आओ और दरवाज़ा बंद करो, इधर आ जाओ सामने, टाइम पे आया करो, इधर सामने आ जा। तो देखो बेटा, ये है z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है कहाँ, तो बोले x एक्सिस पे 3 और z एक्सिस पे 4, मतलब वो यहाँ कहीं है। x एक्सिस पे 3 और z एक्सिस पे 4। अब अगर मैं y एक्सिस की वैल्यू देखूंगा उसकी, तो रहने दे, बंद रहने दे। y एक्सिस पे वैल्यू अगर देखूंगा मैं उसकी, तो कितनी आ जाएगी उसकी, 0। y एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो वही बात हो रही है बेटा कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है
उसका वैल्यू एक्स एक्सिस पे, उसका वैल्यू जेड एक्सिस पे इतना इतना है, मगर वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। आई बस में, दैट्स वाई उसका जो प्रोजेक्शन है वो आया 0। रहने दो बंद अभी। अब रही बात प्रॉब्लम नंबर 6। मोहसिन है, मोहसिन ये मोहसिनी तो नहीं, टाइम पे आया करो आप लोग, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो ऐसा बीच बीच में से। नेक्स्ट टाइम आप याद रखें कि मैं खोलूंगा ही नहीं दरवाज़ा। हाँ, तो अब अगला वाला 6th वाला तो वेरी सिंपल। एक पार्टिकल की पोजीशन बताया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताया गया 3, 2, 5। अब कोऑर्डिनेट्स 3, 2, 5 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, जेड एक्सिस पे 5। तो उसका पोजीशन कहाँ पर आएगा, 3i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप। वही जो पोजीशन वेक्टर अभी हमको देखना उस पर ही बेस्ड है वो। फिर चलो 8th वाला, आपको दिया हुआ है 8 में वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और आपसे पूछा गया है वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा। वेरी सिंपल, आपको इन दोनों को ऐड करना है। ये दोनों वेक्टर्स को आपको क्या करना है, ऐड। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करता हूं मैं, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये ब्रैकेट को ओपन किया, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब ये i कैप प्लस 3i कैप क्या हो जाएगा, 4i कैप। फिर ये j कैप माइनस 2j कैप माइनस j कैप। अरे भैया ये j कैप के साथ नंबर क्या है, 1, कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है -2, तो 1 प्लस -2 -1 माइनस j कैप। अब माइनस 2k कैप प्लस 4k कैप क्या हो जाएगा, प्लस बेटा प्लस 2k कैप, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना, तो ये हो गया प्लस 2k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और उसी का मैग्नीट्यूड लेना है अगर आपको आगे, जो 9th वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इट विल बी व्हाट, 16 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 21। चलिए फिर देखिए प्रॉब्लम नंबर 10। वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और आपको पता लगाना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। वेक्टर a कितना है, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, b कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। चलो ब्रैकेट्स को ओपन करो, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये ब्रैकेट ओपन किए, माइनस 3i कैप, ये माइनस साइन इसको प्लस बना देगा और ये माइनस साइन इसको माइनस बना देगा। फिर आगे क्या, i कैप माइनस 3i कैप, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2i कैप, j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप
-2 -4 -6 के कैप। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है ना। अब उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, चलो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और -6 का स्क्वायर 16। अरे मैं तुमको चेक कर रहा था, तुम लोग है कि नहीं दिमाग जगह पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 एंड 7 है कि नहीं। तो अरे भाई 36 + 4 40 + 9, कौन सा वाला सब्ट्रैक्शन, उसमें और कुछ नहीं है, नंबरों का आई कैप के साथ जो नंबर है उसको इधर के आई कैप के नंबर के साथ माइनस करना है बस। जे कैप के साथ जो नंबर इधर के जे कैप के साथ उसको माइनस। अब देखो ये जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो इसने माइनस को क्या बना दिया, प्लस, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ और यहाँ क्या है, -2 के कैप, और ये क्या है -4 के कैप बोलो। तो -2 के कैप एंड -4 के कैप कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस प्लस होता है ना बेटा, -6 के कैप। तो ये 11th वाला था, ये 10th वाला था। फिर आई बात 13th की। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 6 सेंटीमीटर टू द पॉजिटिव x डायरेक्शन, वैसे लॉजिकली भी कर सकते हैं आप, है कि नहीं। उसने क्या करा, पहले ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर x एक्सिस पे सरकाया, है कि नहीं। अब अगर मैं बोलूँगा ये ओरिजिन है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे गए, फिर 12 सेंटीमीटर पीछे गए, है ना, तो कहाँ पहुँच गए आप, -6 पर, लॉजिक। अरे 6 सेंटीमीटर इधर गए, 12 सेंटीमीटर पीछे गए, तो ये 6 तो कवर हो गया ना, और 6 और चला गया आगे, तो -6। और सबसे बाद में 14th वाला, हाँ ये कैसे पता चला कि सर आपको यूनिट वेक्टर है ना। आप उसका मैग्नीट्यूड ले लो, अगर मैग्नीट्यूड 1 आया तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 आया तो नल वेक्टर है, और फिर अगर वो √2 आ रहा तो सी ऑप्शन होता। तो कैसे देखेंगे सर, फिर भी कैसे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर x इज इक्वल्स टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। चलो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कितना हो जाएगा 1। यूनिट वेक्टर है 0, जिसकी वैल्यू 0 आ जाए। हो गया। चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So consider a particle in motion. आप इमेजिन करो कि एक पार्टिकल मोशन में है एंड एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज से P।
तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने इमेजिन किया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और मैं क्या देख रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा पार्टिकल मोशन में है। कोई भी आप किसी भी टाइप का मोशन ले लो, यहाँ पे हो सकता है पार्टिकल यहाँ से आ रहा होगा, ये यहाँ पर जा रहा होगा, तो ये इसका मोशन हो रहा है पार्टिकल का। अब किसी वक्त अचानक मैं ये देखता हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है, तो भैया ये पॉइंट P पर है। अगर आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो वो क्या आ रहे हैं, मैं देखता हूँ x1, y1, z1। वैसे नंबर्स आते हैं, मैं अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि x एक्सिस पे x1, y एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है y1 और z एक्सिस पे क्या आ रही है z1, है ना। तो अब हम लोग कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, एक ऐसा वेक्टर जो उसकी पोजीशन को बताता है। इससे पहले आपने 10th स्टैंडर्ड में किसी भी पार्टिकल का अगर पोजीशन बताना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। 3, 4, 5, 1, 2, 3, -1, -2, -5, है ना। आपको मालूम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सॉरी आपको मालूम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला वाला जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का और तीसरा वाला जेड एक्सिस का। बस वही है, अभी जो थोड़ी देर पहले देखे डीपीपी में अपन ने वही है। असल में ये इसके बाद की थी डीपीपी, मगर मैंने आपको पहले दे दिया। तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी बात है कि क्या है कि वही जो पार्टिकल्स को आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताते थे, अब आपको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में बताना है। तो ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बताएगा उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हम लोग बताते हैं यहाँ से, ओरिजिन से उसकी शुरुआत होती है और एक लाइन बनाते हैं O और P के बीच में, पार्टिकल की पोजीशन के बीच में, है ना। ओरिजिन से शुरुआत करते हैं उसकी और एक लाइन बनाते हैं पार्टिकल की पोजीशन की तरफ, और एरो बताता है कि भैया ये पार्टिकल यहाँ सिचुएटेड है ना। और इस लाइन को नाम देते हैं OP, और यही OP या जिसको आप बोलेंगे वेक्टर R, ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर। यही OP या जिसको आप कह सकते हैं वेक्टर R1, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और उसे लिखते कैसे हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। कहने का मतलब ये वैल्यू है x एक्सिस पर, ये वैल्यू है y एक्सिस पर, और ये वैल्यू है z एक्सिस पर। वो x1, y1, z1, सॉरी हाँ बराबर है, x1, y1, z1 लिखने के बजाय x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप करके आप लिखते हैं। और ये बताया आपने क्या, पोजीशन वेक्टर। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपने ज्वाइन की इसको O से लेकर P तक का, है ना, इसका अगर आप मान लो लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ, तो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। ये क्या बन जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप बेहतर तरीके से जानते हैं किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। तो अगर मान लो इस पोजीशन वेक्टर का मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। मेरे पास कोई तो भी एक आंसर आया है, से वॉट एवर आंसर आया है, और मैंने देखा कि वो इसकी लंबाई कैलकुलेट करके देखा मैंने, तो आंसर भी वही आ रहा आपका। आया समझ में। द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर या लेंथ ऑफ दिस एरो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखो बेटा आगे हुआ क्या, पार्टिकल वहां तो रुका नहीं, वो यहां से आ रहा था और मान लो यहां तक जा रहा है। अचानक मैं दूसरी पोजीशन पकड़ता हूं उसकी, से P डैश, ये दूसरी पोजीशन पकड़ा मैंने, और यहां से भी उसका एक पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया OP डैश। ओके, तो मैं कहूँगा कि OP डैश क्या है, OP डैश क्या है, तो बोले ये भी पोजीशन वेक्टर है। ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। जी हाँ, ये भी पोजीशन वेक्टर है, मगर
ये आपके सेकेंड इंस्टेंट पे है, मतलब थोड़ी देर के बाद। ये पहले था उसका पोजीशन वेक्टर और ये थोड़ी देर के बाद उसका पोजीशन वेक्टर आएगा। तो ओके ठीक है, फिर बोले यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा, इमेजिन कर लो कि यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, x2, y2, z2, ये यहाँ पर पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो बोले फिर उसके पोजीशन वेक्टर को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आई बात समझ में आपको? तो भाई सिंपल सा है, एक वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये इनिशियल पोजीशन वाला वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वाला वेक्टर है। आई बात समझ में आपको? फिर उसी से जुड़ा हमारा अगला जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। द फाइनल पोजीशन subtracted to initial position is called as displacement vector। बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये समझा नहीं, बोले क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भैया मुझे एक बात बताओ, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा आपको 9th और 10th के बेसिस पर। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल आप जो रास्ते से चलकर गए हैं उस रास्ते की लंबाई। एक्चुअल जो आप रास्ते से चल के गए हैं उस रास्ते की लंबाई क्या कहलाता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या सिंपली मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सॉरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको कैलकुलेशन में आपको याद होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं आप। तो मैं कहूँगा कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या कहाँ से हुआ। तो देख रहे भाई, यहाँ था पहले, सड़क के वो यहाँ पर आ गया, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। चलो इस डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा? तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला मालूम होगा, इसका सिंपली होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पहले पार्टिकल कहाँ था? पॉइंट पी पे, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या थी? x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बाद में पार्टिकल कहाँ गया? पी डैश, उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो वेरी सिंपल है, फाइनल पोजीशन करो माइनस इनिशियल पोजीशन। बोले कैसा करेंगे सर? अरे वेरी सिंपल यार, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस कर डालो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो सर एक काम करो, आप ये x2 और x1 को माइनस कर डालो, उसमें से आप i कैप कॉमन निकालो। सर आप y2 और y माइनस को माइनस कर डालो और उसमें से आप j कैप को कॉमन निकाल लो। फिर z2 और z1 को माइनस कर डालो और उसमें से k कैप को कॉमन निकाल डालो। तो ये क्या था बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे चलो देखते हैं एक एग्जांपल। A particle is being displaced from 3, 2, 5 to 4, 1, 2. Calculate the displacement vector of the given particle। तो यहाँ पर मुझे जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट दी गई है। पहले वो कहाँ था? तो आप कहेंगे सर वो पहले 3, 2, 5 पे था, है ना। तो मैं कहूँगा अच्छा ये पहली पोजीशन है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। बाद में पार्टिकल कहाँ था? 4, 1, 2 पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसा लिखेंगे?
4i प्लस 1j प्लस 2k, है ना, ये पोजीशन वेक्टर i माइनस। चलो देखते हैं अब हमको करना क्या है बेटा, हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तरीका कैसा है, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। आप चाहे तो डायरेक्टली ये वाला चुन सकते हैं। बोले सर कैसे, 4 माइनस 3i प्लस 1 माइनस 2 1 माइनस 2j प्लस 2 माइनस 5k, है ना। 4 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन सीधा सीधा, 4 माइनस 3 1 माइनस 2 2 माइनस 5k। अब आगे 4 माइनस 3i कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1i, ये क्या हो जाएगा माइनस 1j, और ये हो जाएगा माइनस 3k। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आया क्या भाई। एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा था, उसी पहले इनिशियल पोजीशन लिया आपने, उसके कोऑर्डिनेट्स लिए, उसका पोजीशन वेक्टर बनाएं, फिर थोड़ी देर के बाद देखे पार्टिकल यहाँ है, उसका पोजीशन वेक्टर बनाएं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर डाले आपने, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वेरी सिंपल, आपको सिर्फ करना क्या था, ये R2 के कोएफिशिएंट को R1 के कोएफिशिएंट से माइनस करना था। कोएफिशिएंट बोले तो ये i j k के साथ जो नंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है ना। चलिए फिर लिख डालिए, मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ फिर आपको। ये वाला, हाँ वाले भी एक ही बात है ना, उसी से वो आया। ये मैथमेटिक्स है, उठा लो बेटा, ये मैथमेटिक्स है, इसको 1000 तरीके से कर सकते हैं। नहीं 1000 तो नहीं है यहाँ पर एक कहने के लिए। एक मिनट बोलिए। कैसे? नहीं ये तो i j यूनिट वेक्टर है, i j ये यूनिट वेक्टर है, मगर दोनों को मिलाकर जो बन रहा है 1/√2 i 1/√2 j, उसके बेसिस पे थोड़ी कर सकते। जैसे यहाँ पर हर जगह i j k है ना, वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इंडिविजुअली i j ये k ये यूनिट वेक्टर है, मगर वो पूरा का पूरा इक्वेशन थोड़ी है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या है, उसके लिए मैग्नीट्यूड निकाले अपन ने, पता चला वो 1 आ रही। अगर वो किसी तरह 0 आती तो हम लोग क्या कहते कि नल वेक्टर है। हाँ वो क्या करेंगे ऐसे ही। कौन कौन एब्सेंट है आपके साथ के गर्ल्स? कहाँ गए? हाँ अच्छा अच्छा, उसको शायद मालूम ही नहीं होगा क्या जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, अरे ऐसे थोड़ी होता बोलना।
उधर का पोर्शन हो गया लेफ्ट साइड का, ये वाला, जल्दी करिए। यस, माइनस, ये तो आप पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका क्या है, जब भी आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं यहाँ क्या साइन डालते हैं, प्लस। वो अलग बात है अगर ये माइनस निकला तो इसको माइनस बना देगा, है ना। वैसे इन जनरल क्या साइन है, एडिशन, एडिशन। तो देखो वही एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हाँ, और बाद में जब आप क्या कर, मैं ले रहा हूँ अभी एग्जांपल्स, आपको और क्लियर समझ में आएगा। हो गया ये, if the initial position of the particle is j I cap minus 2 j cap plus 3 k cap and final position of the particle is minus 2 I cap minus 2 I cap minus 3 j cap plus just plus k cap. Calculate the displacement vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करके बताओ। चलो, जिसका हो गया लिखना वो सॉल्व करके बताए। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलिए। माइनस आई कैप प्लस जे कैप minus 2k cap. We will see in a moment. Is it correct or not? minus 3i. अच्छा, minus 3i cap minus j cap minus 2k cap. अच्छा, वही आया अनस। सब लोग अपना एक और बार चेक करें आंसर।
प्लस 2 के कैप। एक आंसर आ रहा -3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अच्छा ये माइनस ही है। अच्छा आपका बेटा प्लस 2 के कैप। प्लस 2 के कैप आ रहा आपका -2 के कैप। सेकंड चेंज कर लिया आपने आंसर। चलो कोई बात नहीं, होता है, डबल श्योर होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? बोलिए बोलिए। मतलब सब 1 है, मतलब सब सारे के सारे पॉजिटिव है। 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप ना। हाँ चलिए ठीक है। तो R1 क्या आया? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और R2 क्या आया? -2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब क्या कर सकते हैं आप? देखो R2 क्या है? हाँ अगर आपने R1 माइनस R2 किए होंगे तो आंसर बदल जाएगा। आपको करना क्या है? R2 माइनस R1। तो देखो अगर मैं कहूँगा -2 -1, -2 है ना, -2 और ये -1 आई कैप प्लस -3 -2 -3 -2 वो क्या हो जाएगा? +2 जे कैप 1 -3 के कैप। समझा क्या? देखो अच्छे से, -2 -1 आई कैप -3 -2 -3 -2 क्या हो जाएगा? +2 जे कैप। और ये 1 -3 के कैप। चलो फिर आगे क्या? -2 -1 -3 आई कैप -3 +2 -1 जे कैप 1 -3 -2 के कैप। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। वही सेकेंड बोलो, एक ही बात है ना? ठीक है चलो एक और। हो गया बेटा? सेकंड कॉलम हो गया? सेकंड कॉलम हो गया? हाँ, calculate the displacement vector if vector r1 is equals to 3 j cap plus 5 k cap and vector r2 is equals to 2 I cap minus j cap. आपका आंसर आया 2 I कैप एक आंसर आ चुका है। अनस समझ रहा? गुड।
देखो जल्दी जल्दी। टू आई कैप एक और आंसर आया। ऑलरेडी एक आ चुका जो। हाँ बेटा, अच्छा आपका माइनस आया है। हाँ जी बेटा, अच्छा ये वाला। हाँ और अच्छा -3। हंस रहे क्या यार, वो उससे कोशिश करी ना, है ना। हाँ तो अब हो सकता है ये आंसर सही हो, आप सबका गलत हो। सिलेक्शन सबका होता है क्या? नहीं। आगे वेल कहीं मेरे लिखने में गड़बड़ तो नहीं है ना? आप पहचाने ना जे कहाँ है, आई कहाँ है। हाँ अब अगर वेक्टर R1 देखेंगे आप, वेक्टर R1 क्या है? 3j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा तो देखो भैया, अब यहाँ आई नहीं है, इसका मतलब क्या? उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। आप सिर्फ आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ माइनस कर सकते हैं, जे कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ माइनस नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो सर यहां तो है ही नहीं ना आई, तो बेटा 0 डाल दो ना सी जगह। वेक्टर R2 2 आई कैप माइनस जे कैप, सर के तो नहीं है तो 0 के कैप। फिर आगे क्या, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना था, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। फिर आगे क्या, देखो 2 माइनस 0 आई कैप प्लस -1 -3 जे कैप प्लस 0 -5 के कैप। 2 माइनस 0 2, -1 -3 -4 और -5। सो द करेक्ट आंसर इज 2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, द सेकेंड वन। थर्ड वाला एक भी नहीं है, माइनस आया था यहां पर। ऐसा है, अच्छा ये प्लस की जगह मैंने शायद से माइनस की जगह मैंने प्लस लिख दिया था। ठीक है, 2 आई कैप -4 जे कैप -5 के कैप। आई बात समझ में भाई, समझा? ये हाँ है कि ना है? ठीक है चलो लिख लो। टाइम क्या हो गया? 48। लिखो फटाफट, फिर इंट्रोडक्टरी लेंगे अगले पार्ट का, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन।
इन डिटेल कर लेंगे इसको, बट आज इसका इंट्रोडक्टरी ले लेते हैं। लिखिए फटाफट। हो गया? मास क्या होता है बेटा? मास अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, या जैसे कि द मटेरियल कंटेंट इन अ मटेरियल इन अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि एक बॉडी में कितना मैटर भरा पड़ा है, उससे आप क्या कहते हैं? मास। अभी जैसे मेरे हाथ में मैं ये एक पेन को रखता हूँ, इमेजिन कर लो एक पेन का मास 10 ग्राम है। अब ये पेन को आप देख रहे हैं, इसका कैप इस तरफ। अब मैं पूछूंगा कि इसका मास क्या है, तो ये पेन का मास भी 10 ग्राम है। अब टोटल मेरे हाथ में कितना मास है? 20 ग्राम। इसको पलटा के रखूँगा तो ऐसा रखूँगा तो भी 20 ग्राम। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपको एक से दो स्केलर क्वांटिटीज़ एक जगह पे जमा है, या एक आध स्केलर, जैसे मास था भी, एक से दो बॉडीज़, दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक जगह जमा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल मास क्या है, टोटल मास क्या है, तो आप उसको सिंपली ऐड करते हैं और बोल देते हैं सर इतना इतना है। मगर वेक्टर क्वांटिटीज़ का ऐसा नहीं होता। अगर एक बॉडी पर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो फोर्स है ना, एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे मान लो वो दरवाज़ा है। अब दरवाज़ा मान लो कि मोहसिन ने बाहर से लगा दिया, है ना। अब अपने को क्या है, जल्दी से जाने का बाहर, बहुत हो गया सर, बहुत फिजिक्स का लेक्चर हो गया, बस बर्दाश्त के बाहर, है ना। अब अनस ने क्या करा, दरवाजे की कुंडी पकड़ के खींच रहा हो अपनी तरफ, है कि नहीं। सिबगत भी आ गया, वो भी अपन दोनों एक साइड पकड़ के खींचे दरवाजे की कुंडी को। अब अनस लगा रहा मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, सिबगत लगा रहा मान लो 3 न्यूटन का फोर्स। सिबगत बोले मेरा सर इतना कम क्यों, है ना। अनस का 5, मेरा 3, अरे इमेजिन कर लिया यार, अगले में तेरा बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो अनस लगा रहा 5 का फोर्स न्यूटन का, सिबगत लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। अब अचानक से मोहसिन ने पीछे से वो जो दरवाजे की कुंडी खोल दिया, क्या होगा? धड़ करके वो दरवाज़ा पीछे आएगा। दरवाज़ा जो आएगा पीछे, वो कितने फोर्स से आएगा? 8 न्यूटन की फोर्स से। ऐसा लगेगा कि जैसे उसको एक ही बंदा 8 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा था, है ना, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा कुछ झगड़ा चल रहा है, मारा पीटी चल रही है कि नहीं। अब सिबगत भागा बाहर, है ना। दरवाज़ा की कुंडी मैंने निकाल लिया था, कुंडी नहीं थी, उससे बस पकड़ के रखा दरवाजे को, है ना। अनस आया इधर से, वो खींच रहा दरवाजे को, फिर से वही फोर्स। अनस लगा रहा 5 न्यूटन का फोर्स, सिबगत लगा रहा 3 न्यूटन का फोर्स, है कि नहीं। अब इसका फोर्स कैसा है? ज़्यादा है, तो दरवाज़ा अल्टीमेटली खुलने वाला है कि नहीं। मगर इस बार जब दरवाज़ा खुलेगा तो धड़ करके खुलेगा या फिर स्लोली स्लोली, क्योंकि दरवाजे पे जो फोर्स फील हो रहा है, दरवाजे को कितना फील फोर्स हुआ? 2 न्यूटन का। ऐसा लग रहा है इसको इस साइड में कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है। अब अगर आप नोटिस करेंगे, वही बंदे थे, उतना ही फोर्स था, इसने 5 का, इसने 3 का ही लगाया, मगर डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होने के वजह से वैल्यू चेंज हो गई। समझ में आ रहा ना? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वैल्यू चेंज हो गई। जब आपका डायरेक्शन सेम था, आपने दोनों के फोर्सेस को ऐड किया और बोले सर इतना इतना फोर्स लग रहा दरवाजे पे, समझा ना अनस? देखो तो समझना ही चाहिए,
और जब डायरेक्शन अपोजिट था तो आपने दोनों के फोर्सेस को माइनस कर दिए अपोजिट डायरेक्शन में, और आपने बोला कि दरवाजे को इक्विवेलेंट फोर्स इतना इतना लगा, 2 न्यूटन का फोर्स फील हुआ उसको। अब अगर मान लो डायरेक्शन ना सेम है ना अपोजिट है, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन है, तो क्या? ना सेम है ना डिफरेंट है, सॉरी ना सेम है ना अपोजिट है, डायरेक्शन कुछ डिफरेंट है। जैसे मान लो ये कुंडी है दरवाजे की, एक बंदा उसको इधर खींच रहा, दरवाजे कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ो आप, चलो दरवाजे को छोड़ो, आप कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना। जब दोनों भी सेम डायरेक्शन में 5 और 3 का फोर्स लगाएंगे तो वो ब्लॉक धड़ तेजी से घसरते हुए इधर जाएगा। अब अगर मान लो 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ और 3 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, तो ब्लॉक किधर जाएगा? 5 न्यूटन की तरफ, और स्लोली स्लोली जाएगा। उसको ऐसा लगेगा, कोई देखने में ऐसा लगेगा कि कोई उसको 2 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है। अब अगर मान लो कि ये एंगल चेंज हो जाए, अब जैसे मान लो ये ऐसा राइट एंगल है ना, अब ये अनस इधर खींच रहा है, सिबगत इधर खींच रहा है इसको, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? ये लाइन में, ये लाइन में, ये दोनों के बीच में से, दोनों के बीच में से। और अब इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगेगा या कितना फोर्स फील होगा, है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला देता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला देता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग असल में 2 तरह की कैटेगरीज बनाते हैं, उसे क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में। एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अगर आपके वेक्टर्स एक ट्राइंगल के जैसा बनाते हैं शेप, तो उसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपके वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम के जैसा शेप बनाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये चीज़ क्या है, एक एक करके हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे, पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे, और इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो पैरेललोग्राम भी देख लेंगे उसके अंदर ही। ओके, ठीक है। तो ये ईद से पहले कोशिश करेंगे, हार्ड है थोड़ा एग्जाम्पल के साथ और डीपीपी के साथ कंप्लीट करना, बट कोशिश करेंगे कि ईद से पहले वेक्टर्स हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो देख, एडिशन ऑफ वेक्टर्स अभी हुआ नहीं ना, ये उसको अपन पूरा फॉर्मूला बताऊंगा तुमको, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा उसके अंदर। कोई डाउट है किसी को, कुछ डिस्कस करना है तो आ जाइए आप लोग।